हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू टेक्सोनॉमी, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बेसिकली जो ICZN कोड है या फिर जो हमारा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है उसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इसका एक हम इंट्रोडक्शन जो है वो ब्रीफली दे सकते हैं, दैट इज़ कि प्रायोरिटी प्रिंसिपल जो है वो एक वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल है ICZN कोड के अंदर, जिसे कि आर्टिकल 23 के अंदर जो है वो डिफाइन किया गया है। एंड इसका यूज़ जो है वो बेसिकली ये है कि ये एक टाइप का वो प्रिंसिपल है जो कि रिकग्नाइज करता है किसी भी एनिमल या फिर प्लांट के नेम की वैलिड एप्लीकेशन को, कि एक पर्टिकुलर एनिमल को या एक पर्टिकुलर प्लांट को उसका रियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर नेम जो है वो मिला है कि नहीं, क्या वो नेम जो है पहले किसी और स्पीसीज़ को दिया जा चुका है कि नहीं। तो ये जो प्रिंसिपल है वो एक गाइडिंग फैक्टर की तरह जो है एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और यही वो गाइडिंग प्रिंसिपल है जिससे हम कह सकते हैं कि किसी भी बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को, किसी भी नेम को जो है स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड भी करता है। सबसे पहले जो है इसके जो प्रिंसिपल है प्रायोरिटी का, इसे फॉर्मुलेट किया गया था 1842 के अंदर। एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी बाय द ब्रिटिश एसोसिएशन, जो कि ये कंसिडर करेगी कि जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है उसके क्या रूल्स होने चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इन केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, तो 1855 के अंदर जॉन एडवर्ड ग्रे ने जो है एक नेम पब्लिश किया, दैट इज़ एंटीलोकैप्रा एंटीफ्लेक्सा फॉर अ न्यू स्पीसीज ऑफ प्रोगहॉर्न। प्रोगहॉर्न बेसिकली डियर लाइक स्पीसीज जो है हम उसे कह सकते हैं, मैमल्स में ही आते हैं। किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ हॉर्न्स। हॉर्न्स के बेसिस पर उन्होंने जो है इस स्पीसीज का नाम जो है वो रखा। लेकिन अब ये माना जाता है कि जो स्पेसिमेन जो है वो एक पहले से ही एग्जिस्टिंग स्पीसीज का ही इंडिविजुअल माना गया, दैट इज़ वो एक न्यू स्पीसीज जो है वो उसकी कैटेगरी में नहीं था। उसकी जो है ओरिजिनल स्पीसीज जो थी वो पहले ही डिस्कवर हो चुकी थी, जिसका नाम था एंटीलोकैप्रा अमेरिकाना, और जिसे 1815 में ही पब्लिश कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट जो ओल्डर नेम था, दैट इज़ जो आपका एंटिलोकार्पा अमेरिकाना था, वो जो है वैलिड माना गया। और जो न्यू नेम था दैट इज़ एंटिलोकैप्रा एंटीफ्लैक्सा, उसे एक जूनियर सिनोनिम जो है उसी के तौर पे जो है माना गया। अनदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 1856 के अंदर जोहान जैकब ने है एक पब्लिश किया था एक नेम, दैट इज़ लेप्टोसिफेलस ब्रेविरोस्ट्रिस, एक स्पीसीज़ दैट इज़ ऑफ ईल। ईल की एक नई स्पीसीज़ का उन्होंने ये नाम रखा। लेकिन बाद में जो है ये रियलाइज़ हुआ कि 1893 के अंदर जाके ये पता चला कि कॉप ने जो ईल की स्पीसीज़ बताई थी, जो उन्होंने उसका नया नाम रखा था, वो एक्चुअली में उस ईल की एक जुवेनाइल फॉर्म थी, दैट इज़ लाइफ हिस्ट्री की पार्ट एक वो थी, ना कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म जिसे हम कहें। उस यूरोपियन ईल का जो नाम था वो पहले ही मोरियाना एंगुइला जो है वो कार्ल लिनियस ने 1758 में ही रख दिया था। एक्चुअली जो वैलिड नेम होता है उसमें सारी कंडीशंस जो है वो चेक की जाती हैं। ओल्ड नेम जो है उसे वैलिड नेम माना गया, और जो न्यू नेम था उसे एक जूनियर सिनोनिम के फॉर्म में ही रखा गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एक बेसिक बैकग्राउंड के ऊपर, दैट इज़ द बेसिक टाइमलाइन बिहाइंड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, कि कैसे कैसे जो है टेक्सोनॉमिस्ट ने जो है वेरियस स्पीसीज़ के नेम जो है उनको प्रायोरिटी देने की जो टेक्निक है वो अडॉप्ट की, कैसे जो है एक पर्टिकुलर नेम को अडॉप्ट किया गया, दूसरे को रिजेक्ट किया गया, या फिर उसे एक जूनियर सिनोनिम जो है वो बनाकर रखा गया। अब बात आती है कि जितनी भी रूल्स जो हैं जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में रहे हैं, उनमें से सबसे डिफ़िकल्ट वो माना जाता है कि कैसे कि कोई दो या फिर दो से ज़्यादा कंपीटिंग नेम्स हैं जिनमें काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, उनमें से कौन सा हम चूज़ करें, कौन सा डिसाइड करें, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर एनिमल को या एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर पाए।
अर्लियर टाइम्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लीनियस, उस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरीके की स्टेबिलिटी जो है वो हमें नोमेनक्लेचर में देखने को मिलती थी, क्योंकि लीनियस की अथॉरिटीज़ थी उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी हाई थी। तो एक जनरल एक्सेप्टेंस जो है वो नेम्स का उसी वक्त हो जाता था जिस वक्त लीनियस जो है उसे प्रपोज करता था। बेसिकली लीनियस अगर किसी एक स्पीसीज़ को नाम दे देता था तो उसे ही मान लिया जाता था, कोई प्रायोरिटी का कंसेप्ट या फिर जो है स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती थी, कोई दूसरा नेम जो है सजेस्ट करने का ऑप्शन जो है वो आता ही नहीं था। अब कुछ उसके सक्सेसर्स हुए लीनियस के, जैसे कि फेब्रिसियस हैं जो एक एंटोमोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी है सिमिलर अथॉरिटी एज दैट ऑफ लीनियस वो अपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन मेन कन्फ्यूज़न जो है नोमेनक्लेचर के अंदर तब आया, दैट इज़ बिटवीन द पीरियड 1780 टू 1850। इस पीरियड के टाइम पर बेसिकली क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, नेपोलियनिक वार्स हो रहे थे। सो एक पीरियड था जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब था। एक टेक्सोनॉमिस्ट जो है वो दूसरे टेक्सोनॉमिस्ट से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था, टॉक नहीं कर पा रहा था। सो एज अ रिज़ल्ट एक टेक्सोनॉमिस्ट या फिर एक साइंटिस्ट को पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ कौन सी नई स्पीसीज़ जो है वो डिस्कवर हो गई है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का नाम ये रखा गया है। सो एज अ रिज़ल्ट जो है कन्फ्यूज़न जो है नेमिंग के अंदर वो काफ़ी बढ़ गया था। हर जो ऑथर जो है वो अपने हिसाब का एक जजमेंट निकाल के किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो है नेम्स को अडॉप्ट कर रहा था। सो एज अ रिज़ल्ट जो फादर्स जिन्हें हम अगर कहें मॉडर्न नोमेनक्लेचर के, इनकी लिस्ट में जैसे कि फेब्रिसियस है, रुडोल्फी है, स्ट्रिकलैंड है, उन्होंने सोचा कि कैसे न कैसे करके ये कन्फ्यूज़न जो है, ये आर्बिट्रेरीनेस जो है, दैट इज़ बिन द पर्सनल नोमेनक्लेचर के अंदर लोग अब जो साइंटिस्ट हैं या टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो नेम्स जो रखे जा रहे हैं उन्हें हमें अबोलिश करना होगा। तो उन्होंने सोचा कि एक जो है ये प्रोसेस है, दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, अगर हम प्रायोरिटी को मान लें, प्रायोरिटी को अगर हम वैल्यू है वो दे दें, जिससे क्या होगा, ये जो कंटिन्यूअस नेम्स की जो चेंजिंग हो रही है उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं। सो इसी को बेस बना के जो है एज अ रिज़ल्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो है वो लेटर फेजेस में हमें रूल्स में जो है वो हमें देखने को मिला, दैट इज़ आर्टिकल 23 ऑफ ICZN। सो नाउ द मेन टॉपिक एक दैट इज़ कि क्या रीजंस हैं जिनके कारण जो है नेम्स जो हैं वो एक्चुअली चेंज होते रहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के। तो कुछ जूलॉजिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि हर नेम का जो चेंज जो है वो एक साइंटिफिक प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है, कि जैसे जैसे मोर डिस्कवरीज जो होती हैं, ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के कैरेक्टर्स डिस्कवर होते हैं, उनके फीचर्स डिस्कवर होते हैं, उनके कारण जो है उनके नेम जो है उन्हें भी हमें फिर चेंज करना पड़ता है। सो बेसिकली दो क्राइटेरिया जो है वो माने जाते हैं, दो एक्चुअल रीजंस माने जाते हैं जिनके कारण जो है नेम्स में जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला दैट इज़ साइंटिफिक प्रोग्रेस के कारण अगर कोई चेंज हुआ है, और दूसरा दैट इज़ नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो नेम नहीं है तो उसके कारण भी जो है उसमें चेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर भी फिर इसके सब्सिक्वेंट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज़ चेंज ऑफ जेनेरिक कंपोनेंट ऑफ द बायनोमियल रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ अ स्पीसीज़ फ्रॉम वन जीनस टू अनदर, कि अगर एक स्पीसीज़ उस जीनस से है ही नहीं और दूसरे जीनस से अगर बिलोंग करती है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। देन चेंज ऑफ स्पेसिफिक ट्राइवियल नेम रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ अ स्पीसीज़ टू अ डिफरेंट जीनस, अगेन वो दूसरे जीनस में चली जाए। देन सिनोनिमाइजिंग ऑफ टू करंटली एक्सेप्टेड स्पीसीज़ नेम, दैट इज़ अगर उनके नेम्स सिमिलर है तो उसको कैसे डील किया जाए। एंड एट लास्ट एनालिसिस ऑफ द स्पीसीज़ कम्प्लेक्सेस। एंड इन केस ऑफ चेंजेस डिक्टेटेड बाय द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, तो इसमें है कि एक पहले से ही उसी नेम से रिलेटेड उसका सिनोनिम है वो डिस्कवर हो चुका है, डिस्कवरी ऑफ एन अर्लियर उस होमोनिम, देन डिस्कवरी ऑफ अर्लियर जीनोटाइप फिक्सेशन एंड डिस्कवरी ऑफ इनएप्लीकेबल टाइप स्पेसिमेन। सो फर्स्ट जो हमारा रीज़न के अंदर आता है दैट इज़ द चेंजेस नेसेसिटेटेड बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस। अब बेसिकली साइंटिफिक प्रोग्रेस वाले चेंजेस ऐसे हैं जो कि इनएविटेबल हैं, जो कि रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर है उनके कारण जो है इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एज ए रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, एज ए रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी नेम्स के अंदर जो है बेसिकली चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है दैट इज़ द
change of generic component of the binomial nomenclature resulting from the transfer of a species from one genus to another। कि ये केस है कि अगर एक स्पीसीज दूसरे जीनस में ट्रांसफ़र हो जाती है तब उसके नेम में जो चेंज आता है। एज वी नो, एक नोमेनक्लेचर जो है वो बेसिकली दो पार्ट से बना हुआ होता है। दैट इज़ कि अगर हम स्पीसीज़ के नेम की बात करें तो वो एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पीसीज़ का नेम जो है उसमें ऐड होता है। सो वो जो है वो कौन सी रीजंस हैं जिनके कारण चेंज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है दैट इज़ अ जीनस में बी फाउंड टू बी हेट्रोजीनस। दैट इज़ माना जा सकता है कि उसी से रिलेटेड एक बड़ा जो है, हम कहें कि सिमिलर कैरेक्टर का जीनस जो है वो हमें मिल गया है। एंड टू रिक्वायर डिवीजन इनटू सेवरल जेनेरा सम ऑफ विच में बी न्यू। तो एक सिंगल लार्ज ग्रुप होने के कारण जीनस जो है उसे स्मॉल डिविजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें स्मॉल स्मॉल छोटे सब जेनेरा जो है हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कुछ नए भी हो सकते हैं। जैसे जैसे नई जो डिस्कवरी होती हैं, नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मेन कैरेक्टर सेम रहता है जो कि एक जीनस का होना चाहिए, और उसी के अंडर कुछ और माइन्यूट माइन्यूट अगर चेंज हो जाए तो वो एक हेट्रोजीनस ग्रुप जो है उसका फॉर्म ले लेता है। सो एज ए रिजल्ट जो है नेम में चेंज होने का रीज़न ये माना जाता है। सेकेंड इज a species may be erroneously allocated to genus A and subsequent research shows that it requires transfer to a previously named genus B। मतलब मान लो कोई स्पीसीज डिस्कवर हुई, हमने उसे एक जीनस में रख दिया ए, देन बाद में और रिसर्च करी, सिमिलर स्पीसीज हमें मिली या वही मिली, तो हमने जो देखा कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले से ही एक जीनस है बी, ओल्ड जीनस है, उससे मैच अगर वो कर रही हैं तो हमें उस स्पीसीज़ को जीनस बी में रखना चाहिए था, ना कि ए में। सो एज अ रिज़ल्ट अब जो है जीनस बी से रिलेटेड नेम जो है उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को मिलेगा, ना कि जीनस ए से रिलेटेड। एंड एट लास्ट द थर्ड रीज़न इज जीनस ए इज़ फाउंड टू बी सेम एज अ प्रीवियसली नेम्ड जीनस बी। जीनस बी पहले से डिस्कवर किया गया है, जीनस ए बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन माना गया कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम है, सो दैट इट बिकम्स अ सिनोनिम ऑफ जीनस बी। तो ए जो है वो सिनोनिम माना जाएगा जीनस बी का। अब बात आती है सिनोनिम की और होमोनिम की। ये दो वर्ड्स जो हैं वो टेक्सोनोमी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिनोनिम। सो बेसिकली सिनोनिम जो है वो एक तरीके का साइंटिफिक नेम है जो किसी भी एक टेक्सोन पर अप्लाई होता है। टेक्सोन लाइक जीनस, स्पीसीज, फैमिली। तो यहाँ के केस में हम बात कर सकते हैं कि जीनस पर अप्लाई होगा, दैट नाउ गोज बाय अ डिफरेंट साइंटिफिक नेम, जिसे अब दूसरा साइंटिफिक नेम जो है मिल चुका है। दैट इज़ जीनस बी और ए सिमिलर तो है, लेकिन इनके अंदर जो है इनके नेम जो है वो थोड़े डिफरेंट होंगे। वन टैक्सोन इज़ नोन बाय टू और मोर साइंटिफिक नेम्स। एक ही टैक्सोन जो है वो दो या दो से ज़्यादा उसके साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो हो सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इनकी जो है स्पेलिंग जो होगी जीनस ए और बी की वो डिफरेंट होगी, लेकिन इनका जो मेन मीनिंग है वो सेम होगा। इसलिए ही जीनस ए को जो है सिनोनिम माना गया, दैट इज़ ऑफ जीनस बी। दैट इज़ जीनस बी जो है वो अर्लियर था, ओल्ड था। Now, the next one is change of a specific trivial name resulting from the transfer of a species to a different genus। different genus में अगर उसे ट्रांसफ़र किया जाए इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को, तब उसका नेम अगर चेंज हो, जैसे कि ये ऐसा हो सकता है कि एक स्पीसीज़ का नेम जो है ऑफ अ ट्रांसफर्ड स्पीसीज इज़ ऑलरेडी इन यूज़, पहले से ही उस स्पीसीज़ का नाम जो है वो यूज़ में लिया गया हो जीनस बी में, एंड दैट इट देयरफॉर बिकम्स होमोनिमस। तो अब वो सेम हो गए दोनों स्पीसीज के नेम। सो इट इज़ नॉट परमिसिबल टू हैव आइडेंटिकल नेम्स फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज इन अ सिंगल जीनस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं तो एक ही जीनस के अंदर दो अलग अलग स्पीसीज हैं और उनका नाम सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलरेडी पहले से कोई एक थी जिसका वो नाम था और उसमें नई इंट्रोड्यूस की गई जिसका भी सेम नाम था, तो दो स्पीसीज सेम नाम की। सो ऑब्वियसली वन ऑफ द टू नेम्स विल हैव टू बी रिप्लेस। तो उनमें से एक को रिप्लेस होना पड़ेगा, एक का नेम जो है वो चेंज होना ही होगा। सो नाउ द थर्ड इज दैट इज सिनोनिमाइजिंग ऑफ द टू करंटली एक्सेप्टेड स्पीसीज नेम। दैट इज़ कोई भी एक स्पीसीज है उसके जो है दो नेम जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं, तो कौन से को ओरिजिनल माना जाएगा एंड कौन से को उसका सिनोनिमस माना जाएगा। सो बेसिकली ऐसा
बहुत इनफ्रिक्वेंटली होता नहीं है कि मोर डिटेल्ड रिसर्चेस प्रूव दैट टू करंटली लिस्टेड स्पीसीज आर मेयरली स्टेजेस और फीचर्स ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। कई बार ऐसा होता है कि हम एक स्पीसीज को डिस्कवर कर लेते हैं, फिर उसी की ही लाइफ स्टेज का एक पार्ट या उसकी जुवेनाइल फॉर्म है या उसका लार्वा फॉर्म है, वट एवर फॉर्म इट इज़, उसी को फिर हम एक अलग स्पीसीज मानकर उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। सो ऐसा पाया गया है कि अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के जो है वर्कर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के नाम जो है वो यूज़ करते हैं सेम स्पीसीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें जो है वो पता नहीं रह पाता कि इस स्पीसीज़ को पहले डिस्कवर किया जा चुका है या इसके इस पर्टिकुलर पार्ट को या लाइफ साइकिल के फेज को जो है वो नाम दे दिया गया है। सो इट इज़ एविडेंट दैट वन ऑफ दीज नेम विल हैव टू बी सिनोनिमाइज्ड, मतलब दो नाम एक जैसे हैं, मतलब उनमें से एक को तो सिनोनिमस होना पड़ेगा, एक को जो है वो ओरिजिनल रहना है, दूसरे को उसका सिनोनिम बनना है। सो द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द नेम इंडिकेट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस। अब जैसे जैसे नाम कम हो रहे हैं, पहले एक ही स्पीसीज की फेज के दो नाम थे, एक नाम अब कम हो गया, वो उसका सिनोनिम बन गया, तो ये शो करता है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है, मोर डिस्कवरी, मोर रिसर्चेज लीड टू दिस एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द काइंड ऑफ द रूल्स एक्सेप्टेड। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में जो रूल है कि अगर ओल्डर नेम है तो उसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा, न्यू वाले को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उसका साइंटिफिक प्रोग्रेस से कोई रिलेशन नहीं है। साइंटिफिक प्रोग्रेस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है। जैसे जैसे स्पीसीज़ की या जीनस की डिस्कवरी होती रहेगी, उनके अकॉर्डिंग जो है नेम जो है उनका सेट होता रहेगा। एंड एट लास्ट दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ स्पीसीज कम्प्लेक्सेस। सो अब कई बार क्या होता है कि एक सिंगल साइंटिफिक नेम के अंदर जो है बहुत सारे सिबलिंग स्पीसीज के ग्रुप के नेम्स जो हैं वो छिपे हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 3 एनोफिलीज मस्किटो स्पीसीज दैट इज़ मैसी, फेलरोनी, एट्रोपर्वस वैंथियल and Lebranchie felroni were listed until recently as Anopheles maculipensis megan। पहले ये तीनों स्पीसीज़ थी, ये सिबलिंग स्पीसीज़ हैं, लेकिन इनको जो है अलग अलग नेम्स जो हैं वो दिए गए थे। लास्ट तक जो है ड्यू टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस, ड्यू टू साइंटिफिक रिसर्च हम कहें, फाइनली जो है इनको एक स्पीसीज़ में जो है वो माना गया है, दैट इज़ एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस मेगन। और ये तीन जो है वो इसकी सब स्पीसीज़ या सिबलिंग स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखी गई हैं। सो ये जो है वेरियस रीजन्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो नेम्स जो हैं वो काफ़ी बार चेंज होते हैं। सेकंड इज़ दैट इज़ द चेंजेस दैट इज़ डिक्टेटेड बाय रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के कारण भी काफ़ी बार जो है रूल्स के अकॉर्डिंग नेम्स जो हैं वो चेंज होते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज़ पार्ट 1। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।